गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज अपन पढ़ रहे हैं द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंसॉल्वेंसी का क्या मतलब होता है, बैंक्रप्सी का क्या मतलब होता है। और अभी तक आपने पढ़े होंगे फेमा एक्ट, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। तो उसमें आपने एक वर्ड नोटिस करा होगा, वहाँ एक्ट आ रहा था, यहाँ आ रहा है कोड। आखिर यहाँ कोड क्यों आ रहा है, इसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। तो अपन नया चैप्टर का नाम है द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ोगे तो हो सकता है इस चैप्टर को पढ़ के आपका इसमें बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, ये आपके कैरियर ओरिएंटेड भी हो सकता है ये चैप्टर प्रूव। ठीक है, क्योंकि इसकी एक अलग से एग्जामिनेशन भी होती है। अगर आप सीए के अलावा कुछ और करना चाहते हो, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनना चाहते हो, तो ये आपके लिए बहुत काम का रहेगा। ये वाला है कोड, द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसको पढ़ते हैं, आखिर यहाँ पर कोड क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन देता हूँ, फिर अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर आखिर इम्पोर्टेंट क्यों, आपके सीए कोर्स के अंदर क्यों डाला हुआ है इस चैप्टर को, आखिर इस चैप्टर की क्या इंपॉर्टेंस है जो आपके सीए कोर्स के अंदर डाल रखा है। देखो, दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन टूडेज टाइम एनपीए इज इंक्रीजिंग। आपने देखा होगा तो बैंक में एनपीए क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कि होता क्या है, बैंक से कई कंपनियां लोन ले लेती हैं। ठीक है, या इंडिविजुअल ले लेते हैं, कंपनी लोन ले लेती है बैंक से, और फिर जब रीपेमेंट का टाइम होता है तो वो बैंक को पे नहीं करते। इसी को बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कि वो समय आने पर वापस लोन का रीपेमेंट नहीं करते। तो उससे होता क्या है, अब बाद में क्या होता है, जब वो रीपे नहीं कर पाती है तो होता है कंपनियां डूब जाती है। ठीक है, और डूबने के बाद यानी कि लिक्विडेट हो जाती है, वाइंड अप हो जाती है कंपनी। तो उससे नुकसान अल्टीमेटली बैंक का होता है, क्योंकि बैंक ने करोड़ों रुपए दिए होते हैं उन कंपनी को एज ए लोन। आप देखोगे बड़ी बड़ी कंपनी के देखोगे तो लोन के अमाउंट होंगे 20,000 करोड़। ठीक है, अब वाइंड अप हो गई कोई कंपनी तो मिलते तो 2,000 करोड़ ही है, तो 18,000 करोड़ का बैंक का नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली सारा नुकसान ऐसे बहुत सारे लोग हैं वो रीपेमेंट नहीं करते, तो इससे अल्टीमेटली नुकसान तो बैंकों का हो जाता है। ठीक है, बैंकों का, क्रेडिटर्स का हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उनको पैसा मिलता ही नहीं है वापस। तो आज के समय पे ये एनपीए इतना ज़्यादा इंक्रीज़ क्यों हुआ है। ठीक है, ये 2016 से पहले बहुत ज़्यादा अमाउंट था, उसके बाद ये कोड इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को लाया गया 2016 में। उसके बाद एनपीए का फिगर धीरे धीरे कम होता गया है। ठीक है, तो आखिर इस कोड के अंदर यानी कि इस एक्ट के अंदर इतनी क्या पावर है जिससे उसने पूरा आज की सिचुएशन ही चेंज कर दी। 2016 से पहले आप देखोगे एनपीए का अमाउंट अलग था, अब उसके बाद आप देखोगे आज बहुत अच्छी बैंक की हालत है। ठीक है, तो सिर्फ इस मैं बोलूँगा इस चैप्टर ने बैंकों की हालत को बदल दिया है। ठीक है, तो इस कोड को इसलिए लाया गया क्योंकि इससे पहले क्या होता था, जो इससे पहले भी एक्ट थे। ठीक है, ऐसा नहीं था कि 2016 से पहले कोई कोड एक्ट नहीं थे, उससे पहले भी थे, खूब सारे एक्ट थे, पर वो इतने पावरफुल नहीं थे। ठीक है, तो उससे हुआ क्या, बैंकों का एनपीए बढ़ गया। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, अब बैंक में जो फ्रॉड पीपल थे जिन्होंने वापस लोन का रीपेमेंट नहीं किया, तो उससे क्या हुआ, बैंक का विश्वास उठता गया। और फिर उसके बाद क्या हुआ, बैंक जेन्युइन पीपल यानी कि जो रियल इंसान है, अगर आप में वाकई में टैलेंट है, आप वाकई में कुछ बिजनेस करना चाहते हो, स्टार्टअप करना चाहते हो, ठीक है, तो आज की तारीख में आप देखोगे कि उनको भी लोन बैंक से नहीं मिलता। ठीक है, ये 2016 से पहले की बात है कि उस समय बैंक की इतनी हालत हो गई थी, इतनी हालत ख़राब हो गई थी कि जो जेन्युइन पीपल है, रियल पीपल है, जो लोन वाकई में चाहते हैं, वो वाकई में लोन का रीपेमेंट भी कर देंगे, पर उनको भी बैंक लोन नहीं देता था, क्योंकि बैंक को लगता था कि कहीं ये वो इंसान ही निकले जो वापस लोन का रीपेमेंट ही नहीं करे। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन अगर बिजनेस फेल हो गया तो उससे नुकसान तो सबसे ज़्यादा बैंक का होता था। सारा पैसा जो बैंक ने लोन दिया लोगों को वो सारा बैंक को मिलता ही नहीं था। ठीक है,
तो अब उसके लिए रिकवरी सिस्टम बनाया गया, ठीक है, ताकि बैंक को वापस पैसा मिल जाए, चाहे ऑर्गेनाइजेशन डूबे चाहे कुछ भी हो, बैंक को पैसा मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए कोई लॉ होना चाहिए, कोई सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, ताकि जो भी लेंडर्स है, ठीक है, तो वो अपना रिकवर कर सके फंड्स को। और उसी के लिए अपन को मिला इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016, ठीक है। इससे पहले भी एक्ट थे, वो उससे कुछ नहीं हुआ, इसलिए इसको लाया गया, ठीक है। तो कौन कौन से थे अपन वो जानते हैं पहले, फिर अपन डिस्कस करेंगे इस बारे में। पहले अपन देखते हैं कौन कौन से इससे पहले आए हुए थे एक्ट। तो उससे पहले आया था एक सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट 1985, ठीक है। IBC अपन बोल सकते हैं, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड को शॉर्ट में बोल सकते हैं IBC। तो IBC आने से पहले भी था सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट 1985, इसको बिहार से बोलते थे सिका। इसके अंदर क्या होता था, इसका पूरा प्रोसेस बता देता हूँ, कैसे बैंक को पैसा मिलता था, कैसे रिकवरी होती थी बैंक के लिए। तो जब भी जैसे मान लो रिलायंस एक कंपनी है, ठीक है, अज्यूम करना है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, ठीक है। अब जैसे रिलायंस कंपनी है, ठीक है, SBI ने रिलायंस को लोन दिया, आप मान सकते हो, ठीक है, SBI ने रिलायंस को लोन दिया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, रिलायंस को वापस रीपेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, वापस टुकड़ों इंस्टॉलमेंट में वापस रीपे करना पड़ेगा। SBI ने तो एक बार दे दिया, अब रिलायंस ने क्या करा, जब ड्यू डेट आई लोन रीपेमेंट की तो पे नहीं करी, ठीक है। तब इस एक्ट के अंदर क्या कानून था कि आखिर बैंक SBI बैंक कैसे रिकवरी करता था। इसके अंदर क्या होता था, नहीं दे रहा, चलो वेट करो, ठीक है, अगले इंस्टॉलमेंट का देखो, अगले इंस्टॉलमेंट पे कर देगा रिलायंस, नहीं पे करी, ठीक है। तो ऐसे देखते थे, इंतज़ार इतना करते थे जितना खूब टाइम तो इंतज़ार में ही निकल जाता था इस एक्ट के अंदर, ठीक है। और फिर जब रिलायंस कंपनी की इतनी हालत ख़राब हो जाती थी, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती थी, यानी कि वाइंड अप की सिचुएशन आ जाती थी, तब बोलते थे कि अब SBI चाहे तो जाके रिकवरी कर सकता है, ठीक है, किसी भी तरीके से जाके रिकवरी कर सकता है अपना पैसा है, ठीक है। अब SBI जाके रिलायंस को चलाएगा, ठीक है, टॉप मैनेजमेंट, यानी कि अब रिलायंस की जो टॉप मैनेजमेंट है अब वो वर्क नहीं करेंगे, अब जो SBI चाहेगा वो टॉप मैनेजमेंट में रहेंगे और वो जाके रिलायंस कंपनी को चलाएंगे। तो अब कंपनी पहले से इतनी बीमार पड़ चुकी है, फोर्थ टाइप का आप बोल सकते हो कैंसर, ठीक है, फर्स्ट स्टेज का नहीं, फोर्थ स्टेज में इतना कैंसर हो चुका है कि अब SBI चाह के भी रिलायंस को वापस नहीं कर सकता, कि इतना खड़ा नहीं कर सकता कि रिलायंस जाके SBI के पैसे दे दे, ठीक है। यानी कि लास्ट स्टेज पर SBI को ऑप्शन मिलता था कि वो रिकवरी ऑप्शन के लिए कुछ कर सके, ठीक है। तो लेवल 1 पर यहाँ काम नहीं होता था, जबकि क्या करते थे, रिलायंस ने पहले इंस्टॉलमेंट पेड नहीं करी तभी SBI को एक्शन ले लेना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ, धीरे धीरे इंतज़ार करा और लास्ट में जब एकदम हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई तब जाकर बोलते थे कि SBI अब जाके अपना रिकवरी कर सकता है किसी भी तरीके से। तो ये एक्ट फेलर हो गया, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी रिलायंस इतनी बीमार पड़ चुकी है कि अब ऐसा रिकवर करना इम्पॉसिबल हो चुका है। तो SBI का अल्टीमेटली लास्ट ऑप्शन उसके बाद वाइंड अप ही होता था, यानी कि रिलायंस को बंद कर दो, ठीक है, यानी कि कंपनी को बंद कर दो और SBI का पैसा नहीं मिलता था, ठीक है। तो ये एक्ट भी कोई काम कर नहीं रहा। इसके बाद आया था नेक्स्ट एक्ट, आया था रिकवरी ऑफ डेब्ट्स ड्यू टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स एक्ट, ठीक है, 1993 में आया था। इसके अंदर क्या होता था, SBI ने रिलायंस को लोन दिया, ठीक है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल मान रहे हैं, ठीक है। अब वापस रिलायंस को लोन रिपेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लो पहले इंस्टॉलमेंट पर अनपेड हो गया, ठीक है, तो SBI क्या करेगा इस एक्ट के अंदर, इस समय SBI रिलायंस पे नहीं कर रहा ना उसका इंस्टॉलमेंट, लोन रिपेमेंट नहीं कर रहा, इंस्टॉलमेंट में पे करना होता है, तो रिलायंस ने पहले इंस्टॉलमेंट देने से मना कर दिया SBI को। तब SBI क्या करेगा, अब यहाँ जाके कोर्ट में जा सकता है, ठीक है। यहाँ ऑप्शन दिया कि पहले इंस्टॉलमेंट में ही नहीं दे रहा ना रिलायंस, तो SBI को ऑप्शन दिया इस एक्ट के अंदर कि SBI जा सकता है कोर्ट के अंदर अपना पैसा रिकवर करने के लिए, ठीक है। तो अब कोर्ट में क्या होता था, सालों निकल जाते थे, फैसला आता ही नहीं था, ठीक है, 10 साल निकल जाते थे, जितने तो अगर मान लो 20,000 करोड़ का लोन है तो उसमें 10 साल रुकना कितना बैंक का नुकसान होगा। तो अल्टीमेटली
फिर कोर्ट बोलता था कि सेल एसेट्स कर दो अगर कंपनी पे नहीं कर पा रही, यानी कि लिक्विडेट कर दो रिलायंस को, यानी कि फैसला आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, कहने का मतलब है। तो ये एक भी फेलियर रहा, ठीक है, क्योंकि एक तो अमाउंट इतना बड़ा और फिर टाइम इतना ज़्यादा, ठीक है। तो उसके बाद एक और एक्ट आया था 2002 के अंदर, सरफासी एक्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इंस्टॉलमेंट अगर अनपेड है, ठीक है, पहले इंस्टॉलमेंट अनपेड हुई तो क्या करते थे, 90 डेज तक रुको, ठीक है। पहले इंस्टॉलमेंट देने से मना कर दिया रिलायंस ने एसबीआई को, तो क्या करो, सबसे पहले आपको कहीं नहीं जाना है, 90 दिन के लिए रुकना है, ठीक है। उसके बाद उस अमाउंट को बोलेंगे एनपीए घोषित करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, बैंक को नोटिस मिल जाएगा, यानी कि बैंक नोटिस दे देगा रिलायंस को कि वो एनपीए हो चुका है, और उसके बाद क्या होगा, 60 डेज़ के अंदर सेल हो जाएंगे उसके एसेट्स, ठीक है। आखिर एसबीआई तो अपना रिकवर करेगा ना, पर इसमें भी आप देखो तो 90 + 60 डेज इतने लग जाते थे, क्योंकि सेल एसेट्स होंगे तभी तो बैंक को पैसा मिलेगा, तो 5-6 महीने ही लग जाते थे। तो ये एक्ट भी एक तरीके से फेलर रहा, ठीक है, क्योंकि 2002 के भी बाद भी बहुत सारे फ्रॉड हुए, ठीक है, बैंकों के अंदर, तो ये एक्ट भी फेलर रहा, ठीक है। इसमें भी टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था। अब उसके बाद आ गया था, उसके बाद आया 2016 के अंदर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। इसके अंदर क्या है, आईबीसी क्या बोलता है, इसमें आपको सबसे पहले जो कंपनी, इन सब में आपने एक बात देखी होगी, तो इसमें लास्ट में जाके सेल एसेट्स ही हो रहे हैं, ठीक है, यानी कि कंपनी का सुधार नहीं हो रहा, कंपनी को वापस रिवाइव करने की कोशिश नहीं कर रहे, अल्टीमेटली सेल एसेट्स करने पर ही जोर है। पर इस आईबीसी आया तो उसने क्या बोला, कंपनी को रिसोल्यूशन करो, यानी कि कंपनी को वापस से रिवाइव करो, ठीक है, यानी कि वापस से सही करो, ठीक है। कोई बीमार पड़ गया तो उसको ऐसा नहीं वाइंड अप कर दो, ख़त्म कर दो। आईबीसी बोलते हैं कि जो बीमार हो गया उसको सही करो, ठीक है। यानी कि अब अगर रिलायंस ने पहले इंस्टॉलमेंट देने से मना कर दिया तो अब क्या होगा, इंस्टेड ऑफ शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स कंपनी विल बी मैनेज बाय क्रेडिटर्स या इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। यानी कि अब क्या हुआ, रिलायंस ने सिर्फ पहले इंस्टॉलमेंट देने से मना कर दिया, मान लो 17 तारीख को देने से मना कर दिया, ठीक है। एसबीआई को 17 तारीख को लोन का वापस रीपेमेंट नहीं मिली, पहले इंस्टॉलमेंट नहीं मिली। अब आईबीसी बोलता है सब 18 तारीख से, ठीक है। ये जो रिलायंस कंपनी के जो शेयर होल्डर, जो टॉप मैनेजमेंट है, ठीक है, जो इसका कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्टर्स है, अब वो ये कंपनी को नहीं चलाएंगे, ठीक है। ये एक्ट बोलता है जो अब एसबीआई चाहेगा, ठीक है, वो लोग चलाएंगे, यानी कि एसबीआई खुद तो जाके चला नहीं सकते, यानी कि जो भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स होंगे वो जाके इस कंपनी को चलाएंगे, रिलायंस को, ठीक है। तो यानी कि इंस्टीड ऑफ शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स कंपनी विल बी मैनेज बाय क्रेडिटर्स और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। यानी कि आप देखोगे कि इसमें पहली बार ही अगर लोन रिपेमेंट नहीं हुआ तो नेक्स्ट डे से ऑप्शन मिलता है, ठीक है, कि कंपनी का वापस रिवाइव करनी चाहिए, ठीक है। और अगर इसमें आप देखोगे कि कंपनी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होगी, क्योंकि पहले टर्म में ही ऑप्शन दे दिया कि कंपनी को वापस से सुधार करो, ठीक है। और फिर भी अगर बहुत ज़्यादा ही कंपनी की हालत ख़राब हो चुकी है तो उसके बाद होता है लिक्विडेशन, यानी कि अगर रिसोल्यूशन नहीं हुआ तो वाइंड अप कर दो, ठीक है। तो सेक्शन 1 से लेकर 32 आपके बने हुए हैं आईबीसी के रिसोल्यूशन पर, यानी कि कंपनी को सही करना, और 33 ऑनवर्ड से बने हुए लिक्विडेशन पे, ठीक है। तो इसमें अपन पूरा पढ़ेंगे आईबीसी के अंदर कैसे होता है, ठीक है। तो आखिर इस कोड की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है, टू एंश्योर रिवाइवल बिफोर लिक्विडेशन, ठीक है। यानी कि कंपनी को लिक्विडेट करने से कुछ नहीं होगा, अगर कंपनी का लिक्विडेशन हुआ तो बैंक को तो बहुत कम वापस रिकवरी हो पाएगी, ठीक है। पर अगर ये वापस से पहले इंस्टॉलमेंट पेड नहीं करी कंपनी ने, ठीक है, तो यहाँ जाके नेक्स्ट डे से इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट हो जाएंगे। अब ये लोग क्या करेंगे, इस कंपनी को चलाएंगे, ठीक है। ये लोग इस तरीके से कंपनी का प्लान बनाएंगे ताकि वापस जो बैंक का लोन था अमाउंट वो उसको मिल जाए, ठीक है। फिर लोन का रीपेमेंट हो गया, इन लोगों ने कंपनी को वापस प्रॉफिटेबल कंपनी बना दिया इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल ने, ठीक है। तो इससे क्या होगा, रिलायंस कंपनी इनका पेमेंट कर देगी एसबीआई बैंक का जितना भी लोन अमाउंट था, फिर वापस ये जो डायरेक्टर थे इसी कंपनी के वो चला सकते हैं कंपनी को।
पर जब तक लोन का रीपेमेंट नहीं हो रहा तब तक ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनली चलाएंगे, ठीक है। क्योंकि जो करंट डायरेक्टर्स थे इस कंपनी के, उन्होंने तो लोन का रीपेमेंट करने से मना कर दिया, तो अब कंपनी को वाइंड अप करने से तो अच्छा है कि कोई अच्छा जना उसको चलाए कंपनी को, ठीक है, ताकि बैंक को वापस पैसा मिल जाए। तो इसलिए ये एक्ट आया, ठीक है। इंस्टीड ऑफ शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स, ठीक है, ये जो डायरेक्टर्स है वो नहीं चलेंगे। कंपनी विल बी मैनेज बाय क्रेडिटर्स, जिन्होंने पैसा दिया है अब वो तो चला नहीं सकते क्रेडिटर्स लोग, उनको कोई शुगर केन की फैक्ट्री है तो उसको तो वो चला नहीं सकते। तो जो भी इंसॉल्वेंसी जो प्रोफेशनल्स होंगे वो इस कंपनी का इतना अच्छे से प्लान बनाएंगे इस कंपनी का, ताकि ये कंपनी वापस से प्रॉफिटेबल बन जाए, प्रॉफिटेबल बन के बैंक का लोन रिपेमेंट हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, बैंक का पैसा भी नहीं डूबेगा और ये कंपनी भी बच जाएगी, ठीक है। और अगर कंपनी की इतनी हालत ख़राब हो चुकी है कि कोई प्लान बना के भी ये कंपनी सही नहीं हो सकती, ठीक है, तो उसका कर देंगे लिक्विडेशन, ठीक है। तो ये अपन ने देखा कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ठीक है। तो अब अपन डिस्कस करते हैं जो भी इसमें टर्म्स आ रही है। पहले तो सबसे पहले यहाँ आ रहा है कोड। तो कोड का क्या क्या मतलब है? कोड होता है जनरली प्रोसीजर, यानी कि इसमें आप देखोगे कि एक प्रोसेस से चलेगा, ठीक है। अब प्लान मैंने बताया, तो प्लान कैसे बनेगा उसका एक प्रोसीजर होगा, यह आपको आगे जाके समझ आ जाएगा, ठीक है। जनरली एक्यूमुलेट वेरियस लॉस रूल्स प्रोविजंस। तो आईबीसी जो एक्ट है वो इन सब पर, जो पुराने एक्ट है उन सब पर प्रिवेल्स करता है, ठीक है, यानी कि सबसे पहले इसकी सुनी जाएगी, ठीक है। तो प्रायर टू आईबीसी क्या था, लॉ वाज फेवरिंग डेटर, ठीक है। वही कोर्ट में जाओ 10 साल तक रुको, बैंक वो एसबीआई बैंक, लॉ वाज फेवरिंग डेटर, यानी कि रिलायंस कंपनी के फेवर में था अगर आप ध्यान से देखोगे तो, क्योंकि कंपनी तो पैसा दे ही नहीं रही थी और ज़्यादा से ज़्यादा बैंक क्या कर सकता था, कोर्ट में जा सकता था या फिर 6 महीने रुकना पड़ता था बैंक को। तो नुकसान तो बैंक का हो रहा था, कंपनी के क्या जा रहा था, कंपनी ने तो पैसा देने से मना कर दिया था। पर पोस्ट आईबीसी क्या हुआ, लॉ फेवर्स क्रेडिटर्स, यानी कि आईबीसी आने के बाद लॉ ने फेवरेबल बन गया क्रेडिटर्स के लिए, यानी कि अब बैंक के लिए फेवरेबल बन गया, क्योंकि जिस दिन पहले इंस्टॉलमेंट नहीं चुकाई उसके नेक्स्ट दिन से तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि डायरेक्टर्स जो चला रहे हैं कंपनी को उसकी अब वो नहीं चलाएंगे अगर उन्होंने लोन रिपेमेंट में डिफ़ॉल्ट करा, तो नेक्स्ट डे से इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल चलाएंगे। तो अब यहाँ एक वर्ड आ रहा है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी। सबसे पहले अपन इसका भी मतलब समझ लेते हैं, आखिर इसका क्या मतलब है। इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है व्हेन एसेट्स आर इनसफिशिएंट टू मीट लायबिलिटीज़, यानी कि लायबिलिटीज़ ज़्यादा हो गई है एसेट्स से, ठीक है। फॉर इंडिविजुअल द स्पेसिफिक वर्ड यूज्ड इज बैंक्रप्सी, ठीक है। जब एसेट्स आर इनसफिशिएंट टू मीट लायबिलिटीज़ हो जाते हैं, यानी कि लायबिलिटीज़ ज़्यादा हो गई एसेट से, तो उसके लिए अपन यूज़ करेंगे इंडिविजुअल के केस में बैंक्रप्सी और कॉर्पोरेट से, यानी कि कंपनी के केस में अपन यूज़ करेंगे कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी। व्हेन इंडिविजुअल इज नॉट एबल टू पे लायबिलिटीज द स्टेट इज नोन एज इंसॉल्वेंसी, और उस स्टेट को बोलते हैं अपन, ठीक है, यानी कि इंडिविजुअल लायबिलिटीज़ को पे नहीं कर पा रहा, ठीक है, उस हालत को अपन बोलते हैं इंसॉल्वेंसी। When application is given to authority by an individual, authority declares bankrupt. Such state is known as bankruptcy, ठीक है। और अगर किसी अथॉरिटी के यहाँ एप्लीकेशन दी जाती है, ठीक है, फिर अथॉरिटी उसको डिक्लेयर कर देती है बैंकरप्ट, ठीक है, और उस हालत को बोलते हैं बैंकरप्सी, ठीक है। और कॉर्पोरेट्स के केस में, कंपनी के केस में क्या होता है, व्हेन कॉर्पोरेट इज नॉट एबल टू पे लायबिलिटीज सच स्टेट इज नॉन एज इंसॉल्वेंसी, ठीक है। यानी कि ये लोग अगर अपनी लायबिलिटीज़ पे करने में एबल नहीं है, ठीक है, लायबिलिटीज़ पे करने में कैपेबल नहीं है, तो उसको अपन बोलेंगे इंसॉल्वेंसी। और अगर एप्लीकेशन दी जाती है, ठीक है, अथॉरिटी को, तो फिर कॉर्पोरेट, तो वो अथॉरिटी क्या करती है, उस कंपनी का वाउंड अप कर देती है, उसको उस हालत को अपन बोलते हैं लिक्विडेशन, ठीक है। जनरली सिर्फ रीड करने के पर्पज़ से, बाकी जो आपको मेन अंतर तो पता चल ही गया होगा कि अपन इंडिविजुअल के केस में यूज़ करते हैं बैंक्रप्सी, कॉर्पोरेट कंपनी के केस में अपन यूज़ करते हैं वर्ड इंसॉल्वेंसी। मेन यही है। नॉन एप्लीकेबिलिटी, द कोड इज़ नॉट एप्लीकेबल टू बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स। इसका क्या मतलब है, इसका भी अपन एग्जांपल से समझते हैं, यानी कि
एसबीआई ने रिलायंस को लोन दिया, ठीक है। अब अगर रिलायंस ने लोन का इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी, ठीक है, रिलायंस कंपनी ने इंस्टॉलमेंट पे करने से मना कर दिया एसबीआई को, ठीक है, तो एसबीआई आईबीसी का यूज़ कर सकता है, ठीक है। पर अब मान लो उल्टा, मान लो एग्जांपल, रिलायंस ने लोन दिया एसबीआई को, ठीक है, एग्जांपल मान लो, ठीक है। अब क्या हुआ, रिलायंस ने लोन दिया, अब एसबीआई को क्या करना था, इंस्टॉलमेंट पे करना था, ठीक है। एसबीआई ने इंस्टॉलमेंट पे करने से मना कर दिया, तो अब यहाँ रिलायंस आईबीसी में नहीं जा सकता, ठीक है, क्योंकि ये एप्लीकेबल एसबीआई पे यानी कि बैंक्स पर नहीं होता है, ठीक है। इनके बैंक्स के फेवर में तो हो सकता है ये एक्ट, पर बैंक के अगेंस्ट में नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि बैंक ने देने से मना कर दिया इंस्टॉलमेंट, तो अब रिलायंस आईबीसी में नहीं जा सकता, ठीक है। इसका ये मतलब है नॉन एप्लीकेबिलिटी, ठीक है। इनके बैंक्स के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड्स, इनके फेवर में तो हो सकता है, यानी कि ये लोग पैसे के लिए तो आईबीसी में जा सकते हैं, ठीक है। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए क्या लिखा है, इंक्लूड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, अगर उनकी एसेट साइज 500 करोड़ और मोर है तो उन पर आईबीसी एप्लीकेबल हो जाएगा, और अगर लेस देन 500 करोड़ है तो आईबीसी एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ एक वर्ड आएगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, तो कॉर्पोरेट के केस में होता है एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, और इंडिविजुअल के केस में होता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, डीआरटी, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। तो अपने जो सिलेबस में है, ठीक है, सेट एक है जो सिलेबस में है वो सिर्फ कॉर्पोरेट के बारे में ही, इंडिविजुअल के बारे में नहीं है, ठीक है। तो यानी कि अपन जितना भी पढ़ेंगे सेक्शन 32 33 तक जितना भी अपन पढ़ेंगे वो सब अपन सिर्फ कॉर्पोरेट के लिए ही पढ़ेंगे, तो वहाँ होगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, यानी कि वहाँ अथॉरिटी होने वाला होगा एनसीएलटी, ठीक है। तो कहीं एनसीएलटी का नाम आ रहा है, कहीं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का नाम आ रहा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये अथॉरिटी एनसीएलटी है, ठीक है। इंडिविजुअल अपने कोर्स में नहीं है, ठीक है। बाकी ये मैंने बता दिया, इंडिविजुअल के केस में अथॉरिटी का नाम होता है डीआरटी। तो अब अपन नेक्स्ट क्लास में इसके आगे और देखेंगे। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। ओके, थैंक यू।